एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, और लोकतंत्रात्मक शासन के भेद के बारे में जानेंगे। जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। डेमोक्रेसी जो है आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण या विशेषताएं क्या होती है, बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इसे पढ़ाने के लिए ये डॉक्टर पुखराज जैन का बुक है पॉलिटिकल साइंस का, उसको मैं ले रही हूँ हेल्प में। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ शासन है, ये कहा था अलेक्जेंडर पॉप ने। ठीक है, परिवार और सत्य, सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति लोकतंत्र की श्रेष्ठता संदेह के परे है, ये कहा है जेके गैलब्रेथ ने। अब मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही है, और शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। यानी जब से मानव जाति का शुरुआती समय रहा है, तब से लेकर अभी तक यानी वर्तमान समय तक भिन्न भिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं मौजूद रही है। ठीक है, और शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में खास महत्व रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र अधिक प्रमुख है। ये सब जो मैंने अभी आपको शब्द बताए, टर्म्स बताए, ये क्या है, ये शासन व्यवस्थाओं के प्रकार है। ठीक है, शासन व्यवस्था के क्या क्या प्रकार होते हैं, राजतंत्र है, अधिनायक तंत्र है, कुलीन तंत्र है और लोकतंत्र है। ठीक है, और भी है, ये कुछ प्रमुख है। वर्तमान समय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाएं निश्चित रूप से लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ही है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं लोकतंत्र को होता है क्या, डेमोक्रेसी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अरस्तु यानी अरिस्टोटल, जिन्हें पॉलिटिक्स फादर ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, अरिस्टोटल के समय से लेकर आज तक साधारणतया शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं। ठीक है, यानी अरिस्टोटल से लेकर अभी तक के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फेमस शासन व्यवस्था है वो है राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। भूतकाल में साधारण रूप से राजतंत्रात्मक या कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी, लेकिन एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों यानी खास व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के स्वार्थों का ही ध्यान रखते हैं। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाए जाने के 2 कारण बताए गए हैं। किस प्रकार की प्रवृत्ति, कि कुलीन तंत्र और राजतंत्र जो है वो कुछ विशेष व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के स्वार्थों का ही ध्यान रखते हैं, बल्कि जनसाधारण की नहीं, संपूर्ण समाज की नहीं। ठीक है, इसके 2 कारण हैं। शासन व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से ही संबंधित होने के कारण शासक वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता है। ठीक है, यानी कि शासन व्यवस्था जो है, ये शासन व्यवस्था का ये रूप यानी राजतंत्र और कुलीन तंत्र में वर्ग विशेष से ही संबंधित होने के कारण शासक जो होता है, राजा, ठीक है, वो वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता, उनकी भावनाओं को नहीं समझता है। ठीक है, शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, इस कारण वह निरंकुश हो जाता है, यानी उस पर कोई अंकुश, कोई सीमा नहीं होता है, और उसके द्वारा शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी शासन का गलत इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, राजतंत्र और कुलीन तंत्र शासन व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है, और इन 2 तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई। ठीक है, किन कारण से शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई, इस कारण से कि कुलीन तंत्र और राजतंत्र में क्या होता है, किसी विशेष वर्ग से राजा जो है संबंध रखता है, इसलिए वो क्या करता है, वो सबकी जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता है। ठीक है, सभी के लिए भलाई नहीं सोचता, वो किसी विशेष वर्ग या विशेष व्यक्ति के लिए ही अधिक
भला कल्याण का सोचता है। और दूसरा बात ये कि शासक जो है जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो निरंकुश हो जाता है, यानी उस पर कोई अंकुश नहीं होता है और उसके द्वारा शासन शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जाता है। इन दो कारणों के कारण शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई और इस प्रकार के परिवर्तन के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया। ठीक है, लोकतंत्र को क्यों अपनाया गया? क्योंकि राजतंत्र कुलीन तंत्र में कुछ आलोचनाएं थी, जिसके वजह से कुछ क्या दो आलोचनाएं मुख्यतः थी जिनकी वजह से लोकतंत्र को अपनाना पड़ा। ठीक है, प्रारंभ में यानी शुरुआत के दिनों में शुरुआत में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ और इसके अंतर्गत या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। ठीक है, लोकतंत्र का जब आरंभ हुआ, उदय हुआ, तो क्या हुआ? या तो जनता खुद शासन करने लगी या जनता जिसे चुन रही थी, जिसे निर्वाचित कर रही थी, वो शासन करने लगा। ठीक है, लोकतंत्रीय शासन का यह द्वितीय रूप ही व्यवहारिक था और अधिकांश देशों में इस द्वितीय रूप अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया। ठीक है, यानी कि द्वितीय रूप यानी जनता जिसे चुन रही है, ठीक है, वो शासक बन रहा है, तो ये दूसरा रूप हो गया लोकतंत्र का। तो ये द्वितीय रूप ही व्यवहारिक था यानी प्रैक्टिकल था और अधिकांश देशों में, ज़्यादा से ज़्यादा देशों में इस दूसरे रूप का अप्रत्यक्ष, जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे समय बीता, यह अनुभव किया गया कि शासन व्यवस्था में किया गया यह परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य शासन शक्ति का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे समय बीता तो ये अनुभव किया गया, ये महसूस किया गया कि जो उद्देश्य था इसको अपनाने का, लोकतंत्र को, वो जो है उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही थी। ठीक है, क्योंकि शासन शक्ति का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग नहीं हो रहा था। ठीक है, वो असमर्थ था इसमें। अतः शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के साथ साथ राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, समाज व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र और आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है, इन अलग अलग रूपों में लोकतंत्र की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है जानते हैं। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र को जैसा कि आप जानते होंगे कि इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी, जो कि ग्रीक शब्द विधान के अनुसार डेमोज और क्रेटिया इस प्रकार के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, लोकतंत्र शब्द जो है इसमें इसको कहते हैं इंग्लिश में डेमोक्रेसी। ये जो है ग्रीक शब्द डेमोस और क्रेटिया से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, डेमोस और क्रेटिया, डेमोस क्रेटिया, इससे डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ है। और किस भाषा का है ये शब्द? ग्रीक का है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है कि किस भाषा के शब्द से बना है, तो ग्रीक के, ठीक है, बना है, जिसका तात्पर्य है शासन की शक्ति से होता है। ठीक है, इसका अर्थ हो गया शासन की शक्ति। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है? जिसमें जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। एक लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से ही लिया जाता था और विभिन्न विद्वानों द्वारा यानी अलग अलग विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र की अलग अलग प्रकार से व्याख्याएं की गई है, परिभाषाएं दी गई है। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार है। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो। ठीक है, ब्राइस एक विद्वान है, उनके शब्दों में लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित ना होकर संपूर्ण जन समुदाय में निहित है। वहीं सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 विद्वानों के कथन आपने जाना। अगर आप लोकतंत्र से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इनमें से किसी एक का भी, कोई भी विद्वान का आप कथन लिख देते हैं तो इसमें आपका मार्क्स बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि विद्वानों का कथन लिखने से टीचर को लगता है कि बच्चा पढ़ कर आया है।
लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए यद्यपि इन विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसा कि आपने अभी देखा सुना कि ये जो अलग अलग विद्वान हैं इन्होंने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, लेकिन फिर भी इन परिभाषाओं के आधार पर लोकतंत्र की सामान्य रूप से निम्न 3 विशेषताएं बताई गई है। ठीक है, भले ही इन्होंने अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके लोकतंत्र का अर्थ बताया, परिभाषा बताया, लेकिन फिर भी इन परिभाषाओं के आधार पर लोकतंत्र की मुख्यतः 3 विशेषताएं हैं। पहला है जनता का प्रतिनिधित्व। इसका अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत जनता की प्रतिनिधि सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है और इस प्रकार शासन का आधार दैवीय ना होकर लौकिक ही होता है। ठीक है, ये लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। जनता का प्रतिनिधित्व, दूसरा है जनता के हितों की रक्षण। लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव यानी हमेशा एक साधन के रूप में ही होती है, साध्य के रूप में नहीं। यानी सरकार जो है वह जनता के हितों की रक्षा करती है। ठीक है, तीसरा है लोकतंत्र की विशेषता, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके अंतर्गत? लोकतंत्र के अंतर्गत। ठीक है, लोकतंत्रात्मक सरकार जो होती है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जवाबदेह होती है उनकी। अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता है तो सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शासन जो है सभी के कल्याण का नहीं सोचे तो सर्वसाधारण जो है, जो जनता है, वो शासन में परिवर्तन कर सकता है। ये जो 3 विशेषता है लोकतंत्र की, जनता का प्रतिनिधित्व, जनता के हितों का रक्षण, जनता के प्रति उत्तरदायित्व, इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है। ठीक है, ये 3 विशेषता के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है, सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है और उनकी इच्छा अनुसार ही पदासीन रहती है। यानी अगर जनता चाहे तभी वो सरकार बना रहता है ना। अगर जनता के हितों की अवहेलना की जाए तो जनता उसको कुर्सी से उतार सकती है, विरोध करके, विद्रोह करके। ठीक है, राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, यह अनुभव किया गया है कि जनता के प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसी बात को लक्ष्य करते हुए रूसो ने ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष किया था कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे वरन वह अपने प्रतिनिधियों पर व्यवहार में नियंत्रण भी रखे। ठीक है, और अंतिम रूप में महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का निर्णय जनता द्वारा ही किया जाए। ठीक है, और हर्नेसा के शब्दों में राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं बल्कि वह सरकार की नियुक्ति करने, उस पर नियंत्रण करने और उसे अपदस्थ करने की विधि है। ठीक है, लोकतंत्र में सरकार को अपदस्थ करने की भी शक्ति होती है, जनता को, सर्वसाधारण को। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है? समानता की घोषणा भर कर देने से ही व्यवहार में सभी व्यक्ति समान नहीं हो जाते। ठीक है, यदि केवल समानता की घोषणा कर दी जाए, अनाउंसमेंट कर दी जाए इक्वालिटी की, तो उससे प्रैक्टिकली सभी व्यक्ति समान नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते। ठीक है, सामाजिक स्थिति राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और जब तक सामाजिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व, इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं मिले, राजनीतिक समानता जो है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, एक भ्रम बनकर रह जाती है। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल्य व्यक्ति रूप में ही होता है और जाति, रंग, लिंग, संपत्ति और धर्म के भेद के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है? सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र यह है कि जिसमें प्रत्येक यानी हर एक व्यक्ति का वैल्यू जो है एक व्यक्ति के रूप में होता है और जाति, रंग, लिंग, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी और धर्म, रिलीजन के भेद के बिना ही, भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं तथा समान अधिकार एवं अवसर का उपयोग करते हैं। ठीक है,
समान अधिकार और अवसर का उपयोग करते हैं। लोकतंत्रात्मक समाज के संबंध में डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि यह जीवन का एक ढंग है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक समाज क्या है? डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि लोकतंत्रात्मक समाज जो है यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है, लोकतंत्रात्मक समाज जो है इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व हो सकता है, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जा सकता। ठीक है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल को, व्यक्ति को दूसरे की खुशी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। एक की खुशी उतना ही महत्व है जितना दूसरे की खुशी का, अन्य की खुशी का। ठीक है, उतना महत्व है, सबकी खुशी का एक ही महत्व है। इसी प्रकार डॉक्टर हर्नेसा के अनुसार भी लोकतंत्रात्मक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत जो है प्रचलित हो, यानी फेमस हो। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है? वर्तमान समय में अर्थ ने मानव जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। अर्थ यानी धन। ठीक है, और साधारणतया मानव के सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही चालित होते हैं। ठीक है, मनुष्य के जो भी कार्य है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे से ही चल रहा है। ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसे से ही जीवन चल रहा है। कहने का यह तात्पर्य है कि अब पानी भी खरीद कर लोग पीते हैं। कुछ शहरों में ऐसा होता है, अधिकांश में नहीं होता हमारे देश में, लेकिन अन्य बाहर के देशों में पानी भी खरीद कर पीते हैं। हमारे यहाँ भी मेट्रो सिटी में पानी भी खरीद कर पीते हैं। तो अब कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान समय में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीवन जो है पैसे पे ही चल रहा है। ठीक है, धन पे ही चल रहा है। ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब तक कि इस क्षेत्र में समानता की स्थापना ना हो जाए, यानी आर्थिक रूप से सभी समान ना हो जाए, सामाजिक और राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है, माने बिना अर्थ की हो जाती है। इसका कोई अर्थ नहीं है। बिना आर्थिक समानता के सामाजिक और राजनीतिक समानता का कोई अर्थ नहीं है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? आर्थिक समानता की स्थापना से है। यहाँ इस बात को दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि आर्थिक समानता का तात्पर्य समान पुरस्कार जैसी कल्पनात्मक बात से नहीं है। ठीक है, बल्कि इसका तात्पर्य केवल यह है कि सभी व्यक्तियों को जीवन की ऐसी सामान्य सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए जिनके आधार पर वे अपने व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से विकास कर सके। सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आर्थिक न्यूनतम यानी इकोनॉमिक मिनिमम प्रदान किया जाना चाहिए, और उद्योगों के प्रबंध के संबंध में प्रजातंत्रात्मक धारणा को अपनाया जाना चाहिए। जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण प्रजातंत्र राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं है, बल्कि यह तो जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। ठीक है, लोकतंत्र जो है लोकतंत्र या प्रजातंत्र जो है यह जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। इसके अंतर्गत मनुष्य एक विशेष प्रकार का स्वभाव तथा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी के दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव और मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो। ठीक है, प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता है। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान समय में लोकतंत्र का अर्थ शासन व्यवस्था का एक रूप विशेष ही नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य राज्य के एक प्रकार, सामाजिक जीवन के एक प्रकार, आर्थिक व्यवस्था के एक प्रकार और जीवन के एक ढंग से है। गिडिंग्स के मत में, यानी गिडिंग्स एक विद्वान है, उनके अनुसार प्रजातंत्र केवल सरकार का ही रूप नहीं है, बल्कि राज्य और समाज का रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है। ठीक है, समाज, राज्य और सरकार सभी का एक रूप है प्रजातंत्र या लोकतंत्र। लोकतंत्र मानवीय सभ्यता और व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में महत्व पर आधारित एक ऐसा जीवन मार्ग है, यानी जीने का तरीका है, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के इन विविध क्षेत्रों में
अधिकाधिक समानता की स्थापना करना और एक सहयोगी समाज की रचना करना है। ठीक है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अधिक से अधिक समानता हो और एक सहयोगी समाज की स्थापना हो। लोकतंत्रात्मक शासन के भेद के बारे में अब हम जानेंगे। साधारणतया यानी जनरली लोकतंत्रात्मक शासन जो होता है के दो भेद माने जाते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक एक करके कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जब प्रभु सत्तावान जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग लेती है, नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासन अधिकारी नियुक्त कर उन पर नियंत्रण रखती है, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जब जनता जो है स्वयं सत्ता में हो, ठीक है, भाग ले, शासन के कार्य में भाग ले, नीति निर्धारण करे, कानून बनाए, प्रशासन अधिकारी को नियुक्त करे और उस पर नियंत्रण यानी कंट्रोल रखे, तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। हर्नेसन नामक विद्वान के अनुसार शुद्ध रूप में लोकतंत्रीय शासन वह शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। ठीक है, प्रभुसत्ता यानी सोवरेंटी। ये चैप्टर जो सोवरेंटी CC1 का आपको, ये भी मैंने कराया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, आप देख सकते हैं। और ये CC2 का जो आपका चैप्टर है, इसका लास्ट चैप्टर चल रहा है, आई थिंक। हाँ, ये लोकतंत्र जो लास्ट चैप्टर चल रहा है। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है संप्रभुता, अद्वैतवाद और बहुलवाद, समानता यानी इक्वालिटी, अधिकार यानी राइट्स, न्याय जस्टिस, स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, और ये लास्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। CC2 जो है आपका BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, उसका आपका लास्ट चैप्टर लोकतंत्र चल रहा है। इससे पहले के जो 5 चैप्टर है अभी जो मैंने नाम बताए, उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के आप खोलोगे तो इसमें सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का सेकेंड पेपर है, और अगर जनरल है जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, उनका सेकेंड ईयर में होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में नहीं। और जिनका ऑनर्स है उसका सेकेंड सेमेस्टर में होगा, और जिनका ऑनर्स है उनका फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड पेपर है, और जिनका जनरल पेपर होगा उनका सेकेंड सेमेस्टर का है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस। और इस आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा उसमें। प्राचीन काल में ग्रीक नगर राज्यों और भारत के वज्जी संघ में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन ही प्रचलित था। ठीक है, वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड के केवल 5 कैंटनों आउटर अपनजैल, इनर अपनजैल, उरी, अंटकवाल्डेन तथा ग्लारस में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन पद्धति प्रचलित है। इस प्रकार की प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कम जनसंख्या वाले छोटे राज्यों में ही संभव हो सकती है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो है कहाँ पे संभव हो सकता है? कम, जहाँ पे जनसंख्या कम हो और वो राज्य छोटा हो, और वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्यों में इसे अपनाना संभव नहीं है। ठीक है, यानी वर्तमान समय में बड़े बड़े राज्य हैं, राष्ट्रीय राज्य है, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब चलिए जानते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसको प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं। तो देखो क्या है ये, जब प्रभु सत्तावान जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की प्रभु सत्ता का प्रयोग ना कर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है, तो इसे प्रतिनिधात्मक या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जनता जो है प्रभु सत्ता का अपने इस्तेमाल नहीं करती है। ठीक है, बल्कि वो किसी को निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उसके माध्यम से प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, मिल के शब्दों में प्रतिबंधात्मक लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। ठीक है, तो जब वोटिंग होता है तो क्या होता है,
या तो पूर्ण बहुमत मिलेगा या फिर उसका बहुसंख्यक, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो सरकार की स्थापना करता है ना, शासन व्यवस्था में आता है, प्रभुसत्ता का इस्तेमाल करता है। तो ये जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसमें, यह प्रतिबंधात्मक लोकतंत्र जो है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें संपूर्ण जनता या उसका बहुसंख्यक भाग है ना, यानी मैक्सिमम भाग जो है, हिस्सा जो है वो शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा करती जिन्हें वो समय समय पर चुनती है। ठीक है। इसी प्रकार हर्नसा के शब्दों में यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है। इस शासन प्रणाली में जनता संविधान द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये जो शासन प्रणाली होती है यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें जनता क्या करती है, संविधान द्वारा जो निर्धारित अवधि होता है, निश्चित अवधि होता है, उसमें उसी अवधि के लिए वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिससे कानून निर्माण करने वाली व्यवस्थापिका का गठन होता है। ठीक है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो इस व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन हो जाता है, लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता कार्यपालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है। वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश राज्यों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र ही है। ठीक है। यानी जनता जो है वोट देकर अपने शासक को चुनती है, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्लियर। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से आपने जान लिया। अब आगे आप पढ़ेंगे, जानेंगे लोकतांत्रिक शासन के मूल लक्षण या विशेषताएं। ठीक है। बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोकतांत्रिक शासन की क्या खासियत होती है, विशेषताएं होती है या लक्षण सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित है। ठीक है। यह एक ऐसी लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित शासक वर्ग सत्ता का प्रयोग करता है। ठीक है। निश्चित समय के लिए जनता क्या करती है, वोट देकर निर्वाचन करके अपने शासक का चुनाव करती है और वो जो शासक है वो अपना सत्ता का प्रयोग करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनके आधार पर इस बात का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि एक राजनीतिक व्यवस्था कितनी सीमा तक लोकतांत्रिक है। ठीक है। तो ये जो लक्षण है, विशेषताएं है, खासियत है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, लोकतांत्रिक शासन की, इससे आप जान सकते हैं कि लोकतांत्रिक की राजनीतिक व्यवस्था जो है कितनी सीमा तक लोकतांत्रिक है। ठीक है। एक राजनीतिक व्यवस्था कितनी सीमा तक लोकतांत्रिक है, ये सब लक्षणों को मिलाकर मैच करके हम लोग जान सकते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक शासन और लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के लक्षणों का अध्ययन इस प्रकार से किया जा सकता है। इनके लक्षण, विशेषताएं देखिए क्या क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के। लोक प्रभुता में विश्वास, बिलीफ इन पॉपुलर सॉवरेंटी। ठीक है। लोक प्रभुता का आशय है कि सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता अंतिम रूप में समस्त जनता में निवास करती है, तथा लोक प्रभुता की यह धारणा लोकतंत्र का मूल विश्वास है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। लोक प्रभुता की स्थिति कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पे दिए हुए इसके कुछ उपाय। लोकप्रिय और नियतकालिक चुनाव, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था का यह आवश्यक लक्षण है कि शासक वर्ग समस्त वयस्क जनता द्वारा और एक निश्चित समय के लिए ही निर्वाचित होना चाहिए। ठीक है। और इन चुनावों में संविधान और कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले सभी व्यक्तियों को जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए। यानी अगर कोई भी योग्यता रखते हैं जनप्रतिनिधि रूप में चुनाव में भाग लेने के लिए, तो उन्हें भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव जनता का विश्वास प्राप्त करने के साधन है, अतः शासक वर्ग द्वारा चुनावों को टालने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। लोकप्रिय नियंत्रण, न केवल शासक वर्ग जनता द्वारा निर्वाचित हो, बल्कि जनता को शासक वर्ग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण की स्थिति भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि केवल जनता उसको निर्वाचित ही ना करे, वोट ही ना डाले, बल्कि उस पे शासक पे कंट्रोल भी होना चाहिए जनता का। जनता द्वारा शासक वर्ग पर यह कंट्रोल जो है, नियंत्रण जो है, वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही रखा जा सकता है। ठीक है।
और लोकप्रिय प्रभाव और उत्तरदायित्व। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव बना रहे। ठीक है, इसके लिए आवश्यक है कि जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार जनता को शासन की आलोचना करने के अधिकार सहित सभी नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताएं भी प्राप्त हो। संचार साधनों जैसे प्रेस, रेडियो और टेलीविजन को स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो और जनता तथा शासक वर्ग में निरंतर यानी लगातार संपर्क की स्थिति विद्यमान हो, कांटेक्ट में रहे जनता और शासक सरकार। ठीक है, जनता और सरकार। शासन जनता और जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी भी होना चाहिए। राजनीतिक और नागरिक समानता। समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। ठीक है, बेस है। समानता जो है डेमोक्रेसी का बेस है। अतः सभी नागरिकों को समान राजनीतिक शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। वयस्क मताधिकार स्थिति को प्राप्त करने का साधन है। इसके अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। कानून के समक्ष समानता की समानता वाले चैप्टर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था कि क्या है कानूनी समानता, उसमें आपको याद होगा, है ना। जो बच्चे पढ़ेंगे उनको बड़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि जो चैप्टर सीरियल वाइज दिया होता है ना, उसमें एक पढ़ोगे दूसरा पढ़ोगे, ऐसे कर करके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता है। ठीक है, डायरेक्ट लास्ट चैप्टर पढ़ोगे तो कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्टार्टिंग से आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वर्तमान समय में राजनीतिक और नागरिक समानता से आगे बढ़कर सामाजिक और आर्थिक समानता को लोकतंत्र का लक्ष्य समझा जाने लगा है। समाज में धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का प्रचलन नहीं होना चाहिए और पूर्ण आर्थिक समानता चाहे व्यवहारिक ना हो, जैसे कि प्रैक्टिकली जो है पूर्ण आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी जो है वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन इस सीमा तक आर्थिक समानता जरूर होना चाहिए कि एक व्यक्ति धन संपदा के बल पर दूसरे का शोषण ना कर सके और सभी व्यक्तियों के विकास के लिए लगभग समान अवसर प्राप्त हो। ठीक है, सेम अपॉर्चुनिटी जो है इनको मिलनी चाहिए। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं, ये सब जो भी मैं बता रही हूँ आपको, ये लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं जो है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में प्राप्त होती है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है और लोकतंत्र तभी संभव है जबकि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक और नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता में ये बातें शामिल है: मत देने का अधिकार। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या क्या होता है? मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और शासन की आलोचना करने का अधिकार। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता में ये बातें शामिल है: विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, राजनीतिक दल और अन्य जो होते हैं समूह संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता, निवास स्थान, आवागमन यानी आने जाने की, व्यवसाय, व्यापार और सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि। लोकतंत्र प्रतियोगी राजनीति में विश्वास करता है, इसलिए लोकतंत्रात्मक व्यवस्था वाले देश में एक से अधिक राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितांत आवश्यक है। ठीक है, लोकतंत्र जो है वो क्या है? वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखता है, जिसमें कंपटीशन हो, प्रतियोगिता हो, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में एक से अधिक राजनीतिक दल का अस्तित्व बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि भारत में बीजेपी, कांग्रेस, बहुत सारे हैं ना दल, इसी तरह। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता को न केवल बहुमत वर्ग को बल्कि शासन की नीति से असहमत अल्पमत वर्ग को भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान और गौरव होता है। लोकतंत्र मानवीय व्यक्तित्व के सम्मान और गौरव में विश्वास करता है और स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना इस स्थिति को प्राप्त करने के साधन ही है। व्यक्ति का आत्मविश्वास और आत्मगौरव, व्यक्ति की सजीवता, सक्रियता यानी एक्टिवनेस और उसमें पहल की प्रवृत्ति लोकतंत्रात्मक व्यवस्था की मूल मान्यताएं हैं और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास लोकतंत्र का सर्वोच्च लक्ष्य है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या है? कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है,
मानवीय विवेक में विश्वास, लोकतंत्र जो है मानवीय विवेक में विश्वास करता है। लोकतंत्र बर्गसन के अबुद्धिवाद में विश्वास नहीं करता, जिसके अनुसार व्यक्ति को मात्र भावनाओं का पुतला बतलाया गया है। लोकतंत्र की मान्यता यह है कि मानवीय जीवन में विवेक की प्रधानता होती है। राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में उचित निर्णय तक पहुंचने का मार्ग विचारों का आदान प्रदान ही होता है। ठीक है, यानी समाज में या राजनीति में जो उचित निर्णय होते हैं, डिसीजन होते हैं, उसमें पहुंचने का जो रास्ता है वो ये है कि विचारों का, थॉट्स का आदान प्रदान हो। ठीक है, अ, और तीव्र मतभेद तथा विवाद की स्थिति में भी संघर्ष के बजाय विचारों के आदान प्रदान से ही समस्या का समाधान ढूंढने की चेष्टा की जानी चाहिए। ठीक है, कौरी तथा हार्ट्स के शब्दों में लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया वाद विवाद, मेल मिलाप और समझौते की प्रक्रिया है। बहुमत शासन, बहुमत शासन लोकतंत्र की एक विशेषता है। लोकतंत्र मतपेटी में विश्वास करता है। ठीक है, और मतपेटी की प्रक्रिया के अनुसार जिसे बहुमत प्राप्त हो उसे उसे शासन करने का अधिकार होता है। लोकतंत्र बहुमत शासन को यह सोचकर स्वीकार नहीं करता है कि बहुमत आवश्यक रूप से और सदैव सही होता है, बल्कि यह सोचकर स्वीकार करता है कि जनता के शासन का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग बहुमत शासन ही है। ठीक है, लोकतंत्र क्यों इसको अपनाता है, बहुमत शासन को मतपेटी में क्यों विश्वास रखता है? क्योंकि लोकतंत्र ये सोचता है कि ये स्वीकार करता है कि जनता का शासन का एकमात्र प्रैक्टिकल जो मार्ग है, रास्ता है, वो है कि बहुमत शासन ही किया जाए। ठीक है, बहुमत यानी जिसको ज़्यादा वोट प्राप्त होता है वही सरकार संभालता है। ठीक है, प्रभुसत्ता होता है। बहुमत शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग को अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए और अल्पमत वर्ग में सहनशीलता होनी चाहिए। अल्पमत वर्ग द्वारा सभी संवैधानिक तरीकों से अपने आप को बहुमत में परिणत करने का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन उसे गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाने का अधिकार नहीं हो सकता। शक्ति विभाजन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी लोकतंत्र का एक विशेषता है। ठीक है, फीचर है। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के 3 अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत की अपनी कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में किसी न किसी रूप में शक्ति विभाजन को अवश्य ही अपनाना होगा। ठीक है, यानी शक्ति का केंद्रीकरण ना हो, शक्ति विभाजन हो, पावर को है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसमें, लोकतंत्र में। शक्ति विभाजन सिद्धांत में यह भाव निहित है कि विभिन्न कार्यों का संपादन करने के लिए अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी राजनीतिक संस्थाओं की मान मर्यादा को बनाए रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सहित अन्य सभी दबाव से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, ताकि न्यायपालिका अपना कार्य सही से कर सके। तो ये भी लोकतंत्र की विशेषता है। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद का आशय है कि सीमित शक्तियों वाला शासन, सीमित शक्तियों वाला शासन, और लोकतंत्र की यह मूल मान्यता है कि शासन को सीमित शक्तियां ही प्राप्त होनी चाहिए, असीमित शक्तियां नहीं। ठीक है, संविधानवाद क्या कहता है? ये कहता है कि शासन को सीमित शक्तियां मिलनी चाहिए, असीमित शक्तियां नहीं। इस प्रकार लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है और यह एक संविधानवादी शासन है। हैरिंगटन के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है विधियों का शासन, विधि की सर्वोच्चता, व्यक्तियों का शासन नहीं, और इसके अंतर्गत संविधानवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लिखित संविधान में नागरिकों के लिए अधिकार पत्र की व्यवस्था और शक्ति विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का बंटवारा आदि साधनों को अपनाया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रशासकों के व्यवस्थित परिवर्तन में विश्वास करती है। ठीक है, और लोकतंत्र की मान्यता है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो भी परिवर्तन किए जाने हो, उन सभी परिवर्तनों को शांतिपूर्ण तरीकों से संभव बनाया जाना चाहिए। अब देखिए मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के गुण। राजतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में शासन शक्ति का प्रयोग एक वर्ग विशेष कल्याण के लिए ही किया जाता है। ठीक है, जाता था, और प्रमुख रूप से इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए प्रजातंत्रात्मक पद्धति की स्थापना की गई। ठीक है, कुलीन तंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक जो है वो व्यक्तियों में भेद करता था, वो किसी वर्ग विशेष
के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता था। और इसी दोष के कारण इसी को दूर करने के लिए प्रजातंत्रात्मक पद्धति यानी लोकतंत्रात्मक पद्धति की स्थापना की गई। इस शासन व्यवस्था के प्रमुख गुण इस प्रकार है कि इस शासन व्यवस्था के लोकतंत्रात्मक पद्धति या प्रजातंत्रात्मक पद्धति की ये विशेषता है। जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जो है जनता एक निश्चित समय के लिए करती है। जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं जनता का जो प्रतिनिधि होता है वो जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतया परिचित होते हैं, यानी इनको मालूम होता है कि जनता की भावना आवश्यकताएं क्या है, और उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इसका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करेंगे। शासकों के जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण उन्हें जनता के हितों के प्रति सजग रहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि शासक को जवाबदेही होती है जनता के प्रति। ठीक है, तो इसलिए जनता के हितों के प्रति उन्हें सजग रहना जरूरी होता है, सजग रहना पड़ता है। इस प्रकार लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए होता है। ठीक है, और लोकतंत्र की विशेषता है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र या लोकतंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रता पूर्व यानी सबसे जल्दी और आवश्यक रूप से जनता के हित में कार्य किए जाते हैं। गार्नर के शब्दों में लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। ठीक है, लोकप्रिय निर्वाचन यानी लोगों द्वारा निर्वाचन होता है, लोकप्रिय नियंत्रण यानी लोगों का नियंत्रण होता है, लोकप्रिय उत्तरदायित्व यानी शासक जो है वो लोगों के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उसको जवाबदेही होती है। ठीक है, अब देखो सार्वजनिक शिक्षण लोकतंत्र की विशेषता है। सार्वजनिक शिक्षण लोकतंत्र शासन का ही एक प्रकार नहीं है, अपितु वह राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार भी है। अतः स्वभावतः इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत जनता का सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन रह सकती है, लेकिन लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है। लोकतंत्र के इसी गुण को दृष्टि में रखते हुए बर्सन ने लिखा है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। इस गुण के कारण ही गैटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है, अ ट्रेनिंग स्कूल फॉर सिटीजनशिप। चौथा, लोकतंत्र शासन व्यवस्था की विशेषता मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र जो है मनोविज्ञान के अनुकूल होता है। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। ठीक है, मानवीय मस्तिष्क पर लोकतंत्र का स्वस्थ प्रभाव होता है, हेल्दी इफेक्ट होता है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है, वोटिंग का जो उसको राइट प्राप्त होता है, उससे उन्हें यह मानसिक संतुष्टि मिलती है, वो मेंटली सेटिस्फाई होते हैं कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण, गवर्नमेंट पे कंट्रोल रखने का एक प्रभावशाली साधन है, और इस आधार पर वे शासन व्यवस्था को दृढ़ व स्थायी बनाए रखने के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा करते हैं। डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं कि लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने वाले के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। ठीक है, एक्टिव सहयोगी बन जाता है। संभवतः इसी बात को दृष्टि में रखते हुए हॉकिंग ने लिखा है कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। अब देखो लोकतंत्र की विशेषता यह है कि ये जनता का नैतिक उत्थान करता है। ठीक है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो है इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है कि राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति द्वारा यानी राजनीतिक अधिकार यदि मिले तो मनुष्य के व्यक्तित्व की शान बढ़ जाती है और
स्वभावतः उस कर्तव्य भावना के उच्चतर स्तर तक उठ जाता है जिसका पालन उसे राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के कारण करना पड़ता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च और श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। लावेल ने कहा है, अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, लोकतंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। लोकतंत्र जो है ये देशभक्ति का स्रोत है। कैसे? लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव, अटैचमेंट अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है, और निजी लगाव के इस विचार से निजी लगाव के जो पर्सनल अटैचमेंट है इसके इस विचार से, थॉट से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। मिल ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए कहता है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी ना होकर सेवक है। ठीक है। इसी प्रकार लेवेलिए ने कहा है कि फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से ही फ्रांस से प्रेम करने लगी थी। फ्रांसीसी जन देखो लेवी ने क्या कहा है कि लेवी ने कहा है कि लेवेलिए ने कहा है कि फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से ही फ्रांस से प्रेम करने लगी थी, जबकि उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला। ठीक है। अब देखो लोकतंत्र जो है ये क्रांति से सुरक्षा है। जब शासक वर्ग द्वारा एक लंबे समय तक शासितों पर अत्याचार किए जाते हैं और इस प्रकार से अत्याचारों से मुक्ति पाने का कोई संवैधानिक मार्ग शेष नहीं रह जाता है, तभी जनता द्वारा क्रांति की जाती है। ठीक है। यानी सरकार यदि जनता का शोषण करते रहे और इससे मुक्ति का कोई रास्ता ना मिले, कोई संवैधानिक मार्ग नहीं बचे, तब जनता जो है क्रांति करती है। ठीक है। और लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि शासक वर्ग लोकमत के अनुसार ही शासन का संचालन करती है। ठीक है। और यदि शासक अनुचित कार्य करे तो जनता उन्हें एक निश्चित समय के बाद और विशेष परिस्थितियों में पहले भी अपदस्थ कर सकती है। ठीक है। तो क्रांति से सुरक्षा कैसे होती है लोकतंत्र में? क्योंकि जब शासक जो है अपने जनता के शोषण करे तो जनता क्रांति करती है, लेकिन लोकतंत्र में ये है कि जनता ही इसे चुनती है एक निश्चित समयावधि के लिए। तो जब ये एक निश्चित समयावधि खत्म होती है तो वो लोकमत जो है, वो वोट जो है किसी और को देकर उसे कुर्सी से उतार देती है, या फिर उससे पहले भी, यानी ये जो निश्चित समयावधि होता है इससे पहले भी अगर शासक जो है गलत कार्य करे, अनुचित कार्य करे, जिससे कल्याण ना हो सके, तो जनता उन्हें एक निश्चित समय के बाद तो उतार ही सकती है, साथ ही साथ विशेष परिस्थितियों में जो है, खास परिस्थिति में वो पहले भी अपदस्थ कर सकती है। गिल क्राइस्ट ने कहा है कि लोकप्रिय शासन सार्वजनिक सहमति का शासन है। ठीक है। अतः स्वभाव से ही वह क्रांतिकारी नहीं हो सकता। बर्न्स के शब्दों में मंत्रियों और विधानसभाओं में बहुमत को बदलने की प्रक्रिया सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रांति का एक विकल्प प्रदान करती है। लोकतंत्र जो है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। ठीक है। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है, और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र में प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता सरकार के अन्य किसी भी रूप में नहीं मिलती है। ठीक है। लोकतंत्र कुलीन तंत्र की इस बात को स्वीकार नहीं करता कि कुछ व्यक्ति शासन करने के लिए और शेष शासित होने के लिए पैदा हुए हैं, बल्कि यह तो जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग और संपत्ति के भेद को महत्व नहीं देता और मानव मात्र की आधारभूत समानता में विश्वास करता है। ठीक है। तो लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता मनुष्य को प्राप्त होती है। ठीक है। इसमें जाति, धर्म, वर्ण, रंग, लिंग और संपत्ति के आधार पर किसी तरह का कोई भेदभाव का स्थान नहीं है। स्वतंत्रता और समानता के मानवीय आदर्शों पर आधारित होने के कारण निसंदेह यही श्रेष्ठ है। गैटल ने इस संबंध में कहा है कि क्योंकि लोकतंत्र समानता के समान सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है, जो कि राज्य के अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है।
विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। लोकतंत्र क्या करता है? विचार विनिमय और समझौते की भावना को उत्पन्न करता है। एक देश की शासन व्यवस्था नागरिकों के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। शक्ति पर आधारित अधिनायकवादी शासन व्यवस्था लोगों में संघर्ष की भावना पैदा करती है। तो जन इच्छा पर आधारित लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करता है। नागरिक पारस्परिक व्यवहार में यानी एक दूसरे से व्यवहार में अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर श्रेष्ठ सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लोकतंत्र के गुणों में एक गुण है कि लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थन करती है। विश्व शांति वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। राजतंत्र, सैनिक तंत्र और फासिस्ट तानाशाही सरकारों में दूसरे देशों की विजय पर बल दिया जाता है और साम्यवादी सरकारें भी विस्तारवादी नीति में विश्वास करती है, यानी कि दूसरे दूसरे देशों पर आधिपत्य जमाने में विश्वास करती है। अपनी व्यवस्थाओं में निहित आधारभूत दोषों के कारण उनके लिए ऐसा करना जरूरी होता है। लेकिन लोकतंत्रीय सरकारें सह अस्तित्व की नीति में विश्वास करती है और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहती है। 20वीं सदी का यूरोपीय इतिहास और पाकिस्तान तथा चीन के साथ भारत के संबंध उपयुक्त विचार की पुष्टि करते हैं। बर्क के शब्दों में लोकतंत्री आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। ठीक है, लोकतंत्र जो है विश्व शांति की स्थापना करता है, वो सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखता है और सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण रूप से सुलझाना चाहता है, सुलझाने की नीति में विश्वास रखता है। लोकतंत्र के एक और गुण है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। ठीक है, लोकतंत्र जो है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक होता है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता के वातावरण का लगभग जो है अभाव होता ही है, कमी होता ही है और स्वतंत्रता के अभाव में विज्ञान का विकास संभव नहीं हो पाता। लेकिन लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक श्रेष्ठ रूप में विकास संभव है, पॉसिबल है इसका डेवलपमेंट साइंस का लोकतंत्र में। ठीक है, सबसे पहले तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक जैसे होते हैं और सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण भी एक सा ही है। दोनों का विश्वास है कि अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, अतः जैसा कि मेयो ने कहा है, एक स्वतंत्र समाज में वैज्ञानिक विकास की बहुत अधिक संभावनाएं यानी पॉसिबिलिटीज होती है। लोकतंत्र के दोष क्या है? अभी तो हमने जाना लोकतंत्र की गुण के बारे में, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। अब हम जानेंगे डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की दोष या कह लीजिए कि बुराइयाँ। ठीक है, यदि एक ओर लोकतंत्र के गुणों का विशद विवेचन किया जाता है तो दूसरी ओर अत्यंत कटु शब्दों में इसकी भर्त्सना भी की जाती है, यानी इसकी बुराई भी की जाती है। टैलीरैंड इसे दुष्टों का कुलीन तंत्र एन एरिस्टोक्रेसी ऑफ ब्लैक गॉड्स भी कहते हैं और लुडोविसी जो है वे कहते हैं कि प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। प्रजातंत्र की आलोचना में प्रमुख रूप से अग्रलिखित तर्कों का प्रयोग किया गया है। देखिए किस तरह से प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया गया, इसकी आलोचना की गई है। ठीक है, अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन, लोकतंत्र की आलोचना में है अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन, कल्ट ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, यानी लोकतंत्रीय शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं और इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। इस संबंध में यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्लाइल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं। ठीक है, विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार स्थापना होती है। ठीक है, तो यदि
विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ 9 मूर्ख व्यक्ति है। तो इस प्रकार यदि सभी को समान राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर दे दिया जाए तो इसका परिणाम, जो इसका रिजल्ट ये होगा कि मूर्खों की सरकार की स्थापना हो जाएगी। इसीलिए लेकी ने इसे निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम लोगों की सरकार कहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा, भवन निर्माण, शिक्षण के समान ही शासन कार्य की एक कला है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है जो इस कला से नितांत अनभिज्ञ होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं लोकतंत्र में शासन करने के लिए, कोई भी किसी को भी बना दिया जाता है। तो इसमें चिकित्सा, भवन निर्माण और शिक्षण का कोई गुण होता ही नहीं, उनको ज्ञान होता ही नहीं है। तो जिसके वजह से ये अनभिज्ञ होने की वजह से ये सब चीज़ें जो है बिगड़ जाती, खराब हो जाती है। ठीक है। न्यायाधीश जेम्स स्टीफन के अनुसार एक महान देश का अच्छे प्रकार से प्रशासन करने के लिए विशेष ज्ञान और उच्चतम योग्यताओं के निरंतर एवं समस्त प्रयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन लोकतंत्र तो अज्ञानी, अप्रशिक्षित और अयोग्य व्यक्तियों की सरकार होती है। इसी आधार पर फैगेट ने लोकतंत्र को अज्ञानता भरा शासन कहा है और H.G. वेल्स ने इसे बुद्धिहीन तथा ज्ञानियों का शासन कहा है। प्रोफेसर हर्नसा ने लोकतंत्र की अक्षमता का सुंदर चित्रण किया है। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र के नेताओं की स्थिति उन स्कूल मास्टरों की जैसी होती है जिनकी नियुक्ति विद्यार्थियों की इच्छा से की जाती है और जिन्हें विद्यार्थियों की ही इच्छा से हटाया भी जा सकता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र की अकुशलता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बात तो बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र में जो है योग्यता यानी एलिजिबिलिटी का कोई आधार नहीं बनाया गया शासक की नियुक्ति करने के लिए, बल्कि जनता ही इसे चुनेगी। तो इससे क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है शासक में, तो देश का जो अर्थव्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है, सब चरमरा जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे एक इंजीनियर को बनने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती है, टीचर बनने के लिए B.Ed करना पड़ता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं, PhD करके प्रोफेसर बनते हैं। इसी प्रकार कोई एक ऐसा मानदंड, कोई ऐसी योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए जिससे कि हमारे नेतृत्व करने वाले लोगों का चुनाव हो। ठीक है, ना कि नेतृत्व करने वालों का पद जो है भरा जाए, ना कि जनता के वोट से। हर जनता जो है इतना बुद्धिमान, तर्कशील नहीं होती कि एक अच्छे प्रतिनिधि को चुन सके। तो इसलिए इसके लिए भी कोई योग्यता निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, लोकतंत्र का दूसरा बुराई यानी क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। वर्तमान समय के प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र के संचालन के लिए यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है उसके चलने के लिए राजनीतिक दल एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। ठीक है। किंतु ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दलों का निर्माण तो साधारणतया राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक कार्यक्रम के आधार पर किया जाता है, लेकिन व्यवहार में यानी प्रैक्टिकली ये राजनीतिक दल येन केन प्राकरण शासन शक्ति प्राप्त करना ही अपना लक्ष्य निश्चित कर लेते हैं। ठीक है। राजनीतिक दल क्या करते हैं, सबको शासन ही चाहिए होता है ना, उनका सबका लक्ष्य होता है उनको शासन मिल जाए, शासन शक्ति मिल जाए। ये राजनीतिक दल उन नेताओं के अखाड़े बन जाते हैं जो भाषण देने, लोगों को बहकाने और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर रहते हैं। ठीक है, सेल्फिश हो जाते हैं। ये नेता दल प्रणाली का हितकर प्रभाव होता है, क्योंकि जो है सभी को शासन चाहिए है ना। तो क्या करते हैं ये दल जो है जनता के प्रतिनिधियों के विचार स्वातंत्र का भी अंत कर देते हैं और चुनाव के समय तो इन दलों के विषैले प्रचार यानी जहरीले प्रचार, एडवर्टीजमेंट के कारण पूरा देश, संपूर्ण देश का वातावरण ही विषाक्त हो जाता है यानी जहरीला हो जाता है। कार्लायल ने कहा है कि राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए अनेक का पागलपन होता है। इन दलों के कारण धूर्त और बकवासी व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है। ब्राइस के शब्दों में राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते हैं, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट सकते हैं। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य होने के कारण राजनीतिक दलों की ये बुराइयां लोकतंत्र में
आ जाती है, ठीक है, जो कि अहितकर होती है। इससे हित नहीं होता, कल्याण नहीं होता, बल्कि विनाश होने लगता है। भ्रष्ट शासन व्यवस्था, लोकतंत्र में इसकी एक बुराई है कि इसमें भ्रष्ट शासन व्यवस्था होती है। सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, थियोरेटिकल सिचुएशन जो भी हो, प्रैक्टिकली व्यवहार में लोकतंत्री शासन बहुत अधिक भ्रष्ट हो जाता है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल विशेष की इच्छा अनुसार ही किया जाता है, और ऐसा देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं, उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जनता के प्रतिनिधि भी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अनेक भ्रष्ट तरीके अपना लेते हैं, जैसे वोट खरीद लेना, लोगों को कुछ सामान, कुछ वस्तु का लोभ लालच देकर वोट लेना। तो ब्राइस ने राजनीति में धन का बल, द मनी पावर इन पॉलिटिक्स शीर्षक अध्याय में कहा है कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें निर्वाचकों, विधायकों, प्रशासकीय अधिकारों और न्याय अधिकारियों तक ने धन के लोभ के सम्मुख सिर झुका दिया है, ठीक है। धन का लालच ऐसा है, धन का लालच के सामने कई ऐसे विधायक हैं, निर्वाचक है, प्रशासकीय अधिकारी है और न्याय अधिकारी है जिन्होंने धन के लोभ में, धन के लालच में सिर झुका दिया है, माने बिक गए हैं, सरल साधारण शब्दों में कहे तो, ठीक है। ये बात किसने कही? ब्राइस ने राजनीति में धन का बल, द मनी पावर इन पॉलिटिक्स नाम के एक चैप्टर में कहा है, ठीक है। अब देखो लोकतंत्र का एक क्रिटिसिज्म, बुराई, सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय, ठीक है, यानी सार्वजनिक धन और मनी और टाइम का जो अपव्यय यानी फालतू खर्च हो जाता है, ये व्यर्थ खर्च हो जाता है। लोकतंत्र में धन और समय का अत्यधिक अपव्यय होता है, ठीक है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, लोकतंत्रीय विधानसभाओं की लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण उन कानूनों के निर्माण में वर्षों लग जाते हैं, और अनेक बार तो कानून पारित होने तक, यानी कानून लागू होने तक कालातीत, आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। ब्राइस ने लोकतंत्र की तुलना एक ऐसी समिति से की है जिसके अंतर्गत 7 सदस्यों द्वारा 7 दिनों में उतना ही कार्य किया जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में कार्य करता है। इसके अलावा चुनाव के समय बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करने, मतदाता सूचियां तैयार करवाने और उन्हें प्रकाशित करवाने में बहुत अधिक सार्वजनिक धन व्यय होता है, ठीक है। जनता का धन जो है खर्च हो जाता है। बारकर ने ठीक ही लिखा है कि लोकतंत्र अपनी प्रकृति से ही शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है। वो नेचर वाइज ही जो है वो शीघ्र निर्णय के अनुकूल नहीं है, ठीक है। सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना, लोकतंत्र की यह भी एक बुराई है। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में सामान्यतः शासक वर्ग साहित्य, कला और संगीत का प्रेमी होता है, और शासक वर्ग का आश्रय पाकर साहित्यकार, कलाकार और विद्वान निश्चितता पूर्वक अपने कार्यों में लगे रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन लोकतंत्र में समस्त ध्यान राजनीति पर ही केंद्रित हो जाने के कारण साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उदासीनता व्याप्त हो जाती है। विद्वानों को अपने क्षेत्रों में समुचित आदर न मिलने से उन्हें अपने कार्य में प्रोत्साहन नहीं मिलता है और मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास नहीं हो पाता, यानी मानव जीवन का सर्वतोमुखी यानी कि हर पक्ष से जो है मानव का विकास इसमें संभव नहीं हो पाता है। बर्न्स के शब्दों में प्रजातंत्र जिस सभ्यता को जन्म देता है वह दूषित, साधारण एवं मंद होती है, ठीक है। सर हेनरी मेन और ली वॉन के द्वारा भी इस प्रकार का विचार व्यक्त किया गया है। लोकतंत्र की एक बुराई यह है कि लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम है, ठीक है। लोकतंत्र को समानता के आदर्श पर आधारित कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो पाती है, और व्यवहार में चुनाव कार्य इतना अधिक व्यवसाध्य हो गया है कि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होने और विजय प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब अधिकतर धनवान ही विधानसभाओं के लिए निर्वाचित होते हैं, तो कानून निर्माण में भी वर्ग विशेष के हित साधन के लिए कार्य किया जाता है, ठीक है।
और समानता की घोषणा कर देने मात्र से ही समानता की स्थापना नहीं हो जाती। व्यवहार में आर्थिक समानता के अभाव में और प्रेस आदि प्रचार साधनों पर धनिक वर्ग का अधिकार होने के कारण समानता और स्वतंत्रता केवल कल्पनाओं में ही रह जाती है। इसी आधार पर बर्क ने कहा है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है। ठीक है। लोकतंत्र के दोषों में एक दोष यह है कि यह अनुत्तरदायी शासन है। उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की धारणा प्रजातंत्र की विशेषता मानी जाती है, लेकिन वास्तव में यह धारणा कोरी कल्पना है। सबके प्रति उत्तरदायी होने का अर्थ है किसी के प्रति उत्तरदायी ना होना। ठीक है, सबको जवाबदेही होने का अर्थ है कि किसी के प्रति जवाबदेह ना होना। और प्रजातंत्र में शासक अपने उत्तरदायित्व को एक दूसरे पर टाल देते हैं। हर्नसा नामक विद्वान के शब्दों में लोकतंत्र प्रवृत्ति सार्वजनिक मामलों में एक ऐसे अविचार, एक ऐसे असंयम, एक ऐसे पागलपन के प्रदर्शन की ओर होती है जिन्हें उसका कोई सदस्य अपने व्यक्तिगत मामलों में प्रदर्शित करने का स्वप्न नहीं देख सकता है। लोकतंत्र की एक और दोष है राजनीतिक शिक्षा का दंभ। यह कहना बिल्कुल गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करती है। राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रंग कर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और निर्वाचन के समय तो समस्याओं को अत्यंत विकृत रूप प्रदान कर देते हैं और जनता को भ्रमित कर दिया जाता है। लोकतंत्र में किए जाने वाले इस प्रचार और कार्यों से नागरिक शिक्षित नहीं होते, बल्कि ऐसी बातें सीखते हैं जो सार्वजनिक जीवन के लिए बहुत हानिकारक होती है। मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र में मतदाताओं की उदासीनता होती है, वोटर्स की उदासीनता होती है, जो लोकतंत्र का एक दोष है। लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में सामान्यतः मतदाताओं की उदासीनता ही सर्वत्र यानी हमेशा देखने में आती है। मतदाताओं को बार बार प्रेरित करने और दलों और उम्मीदवारों द्वारा उन्हें उनके घर और कार्यालयों से मत देने के लिए निकालने पर भी सामान्यतः लगभग 50% मतदाता ही अपने मत अधिकार का प्रयोग करते हैं। यानी मतदाता को इंटरेस्ट ही नहीं है इसको मत देने में। ठीक है, मतदाताओं की उदासीनता भी जो है लोकतंत्र की एक दोष माना जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के अंतर्गत जनता की इच्छाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। और व्यवहारवादी लेखक रॉबर्ट ए डहल लिखते हैं कि चुनावों से हमारी अपेक्षा यह होती है कि उनसे कुछ निश्चित विषयों के संबंध में बहुमत की इच्छा अथवा वरीयता का पता लग सकेगा, पर चुनावों से ऐसा बहुत कम होता है। इससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं, मतदाताओं की उदासीनता का नतीजा यह होता है कि शक्ति कुछ ऐसे अविवेकी लोगों के हाथ में चली जाती है जो लंबे चौड़े वायदों और झूठे सच्चे तर्कों से जनता को बहलाने और उससे अनुचित लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास। लोकतंत्र में यह आशा की जाती है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे, लेकिन व्यवहार में प्रैक्टिकली स्थिति विपरीत ही होती है। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति अपने जीविका उपार्जन में लगे रहते हैं और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते हैं। दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी व्यापार, शिल्प या पेशे को ईमानदारी और योग्यता के साथ नहीं कर पाते, वे राजनीति को ही अपना धंधा बना लेते हैं और भ्रष्ट साधनों के आधार पर आर्थिक शक्ति संचित करने की निरंतर यानी लगातार चेष्टा करते रहते हैं। भारत आदि अनेक देशों में इस प्रकार की प्रवृत्ति विशेषतया देखी जाती है। पेशेवर राजनीति को विकास होता है, ये भी एक दोष है लोकतंत्र का। लोकतंत्र का अन्य दोष है युद्ध और संकट के समय निर्बल यानी कमजोर। लोकतंत्रीय सरकारें हमेशा युद्ध और संकट के समय निर्बल यानी कमजोर सिद्ध होती है, क्योंकि इन अवसरों पर बहुत अधिक शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र ऐसी गति का परिचय नहीं दे पाता है। उदाहरण के लिए सन 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का निश्चय क्षणों में
कर डाला था। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश संसद स्थिति पर कई दिनों तक वाद विवाद करती रही। वस्तुतः सत्ता के एकीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के स्थान पर सत्ता का फैलाव, डिफ्यूजन ऑफ अथॉरिटी होने के कारण लोकतंत्र अनेक बार संकट का दृढ़ता के साथ मुकाबला करने में अक्षम सिद्ध होता है। इन सब के अतिरिक्त, जैसा कि सार्टोरी ने विचार व्यक्त किया है, अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र अधिक जटिल और अधिक दुर्बोध साधन है। पिकल्स के द्वारा भी अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी में परिभाषित करने और संचालित करने की दृष्टि से इसे एक कठिन शासन व्यवस्था कहा गया है। निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनेक दोष बतलाए जाते हैं और इस शासन व्यवस्था में निश्चित रूप से कुछ कमियां हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के जो विविध दोष बतलाए जाते हैं, जो अलग अलग दोष बतलाए जाते हैं, उनमें से अनेक दोष तो वर्तमान समय की विशेष परिस्थितियों के परिणाम या मानवीय प्रकृति के परिणाम है। और जैसा कि लावेल ने कहा है, कोई भी शासन व्यवस्था सभी मानवीय दोषों के लिए रामबाण औषधि नहीं है। इसके साथ ही एक अन्य तथ्य यह है कि अन्य शासन व्यवस्थाओं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र के दोष लोकतंत्र की तुलना में निश्चित रूप से बहुत अधिक गंभीर है। ऐसी कोई शासन व्यवस्था नहीं है जिसे लोकतंत्र से श्रेष्ठ कहा जा सके। ब्राइस के शब्दों में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र पर अनेक आक्षेप किए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज मानव जाति ने अभी तक नहीं की है। इन सब के अतिरिक्त डीवे, एलवुड, हाबहाउस, जोड, ब्राइस और मिल आदि सभी लेखकों ने इस बात को स्वीकार किया है कि केवल लोकतंत्र ही मानवीय व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करने में समर्थ है। वस्तुतः लोकतंत्र से बढ़कर आत्मसुधारवादी, सेल्फ करेक्टिव सरकार या राजनीतिक व्यवस्था कोई भी दूसरी नहीं है। अतः लोकतंत्र को आज की सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। अब चलिए जानते हैं लोकतंत्र की समीक्षा के विशेष पक्ष, पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द अप्रेजल ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के गुण और दोष के संबंध में स्थिति अत्यधिक विवादास्पद है और लोकतंत्र के समर्थकों तथा विरोधियों द्वारा लोकतंत्र के संबंध में दो परस्पर नितांत विरोधी बातें कही गई है। ठीक है, लोकतंत्र के विरोधी जो है वे कहते हैं लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, और जो लोकतंत्र के समर्थक है उनका कहना है कि लोकतंत्र जो है सर्वोत्तम शासन है। ठीक है, ये दोनों ही विचार जो है विवेचना के योग्य है, इसको जानने की बातें है। ये लोकतंत्र अयोग्यता का शासन, इसका क्या अर्थ है? लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है। अरस्तु, टेलीरैंड, ब्लैकी, फैगेट, न्यायाधीश जेम्स स्टीफन आदि व्यक्ति लोकतंत्री व्यवस्था के कटु आलोचक रहे हैं और उनके द्वारा किसी न किसी रूप में लोकतंत्र अयोग्यता, उनके अनुसार लोकतंत्र अयोग्यता का शासन कल्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंस कहा गया है। उनके द्वारा अपने इस विचार के पक्ष में निम्न आधार दिए गए हैं। ठीक है, पहला है सामान्य जनता की अशिक्षा और परिणामतः अयोग्य व्यक्तियों का बहुमत। यानी लोकतंत्री शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं और इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। इस संबंध में यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्यायल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं। सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों की सरकार की स्थापना होती है। इसलिए लेकी ने इसे निर्धनतम, अनभिज्ञतम और अयोग्यतम व्यक्तियों का सरकार कहा है। लोकतंत्र के दोषों में एक दोष है अविशेषज्ञों द्वारा शासन शक्ति का प्रयोग। चिकित्सा, भवन निर्माण और शिक्षा के समान ही शासन कार्य भी एक कला है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसे व्यक्तियों के हाथ में शासन शक्ति आ जाती है जो इस कला से नितांत अनभिज्ञ है, यानी जिनको इस कला का कोई ज्ञान ही नहीं है। लोकतंत्र में शासन की शक्ति ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है जो सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैं। ठीक है,
लेकिन लोकप्रियता और शासन की कला का ज्ञान दो मूलतः भिन्न तत्व है। ये अविशेषज्ञ व्यक्ति शासन की शक्ति का उचित रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। अतः फैगेट ने लोकतंत्र को अज्ञानता भरा शासन कहा है और H.G. वेल्स ने इसे बुद्धिहीन तथा अज्ञानियों का शासन कहा है। न्यायाधीश जेम्स स्टीफन के द्वारा भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का कुप्रभाव होता है। व्यवहार में लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है और ये राजनीतिक दल आदर्शों की आड़ में स्वार्थ साधन के प्रयत्नों में ही लगे रहते हैं। वे सार्वजनिक हित की बात कहते हैं, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य होता है सत्ता में आना, पावर हासिल करना। ठीक है। इसके अतिरिक्त सत्ता में आने के बाद राजनीतिक दल अपने समर्थकों को अनुचित लाभ पहुंचाते हैं और अनेक बार शासकीय पद भी योग्यता की अपेक्षा दलीय समर्थन के आधार पर प्रदान कर देते हैं। ठीक है। इन बातों के परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट लोकतंत्र में सर्वत्र अयोग्यता व अक्षमता के दर्शन होते हैं। यानी लोकतंत्र में हमेशा अयोग्यता और अक्षमता के दर्शन होते हैं और लोकतंत्र भीड़ तंत्र में परिणत हो जाता है, माने बदल जाता है। लोकतंत्र में योग्य व्यक्तियों का चुनाव से अलग रहना एक दोष है। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो भी सर्वाधिक योग्य व्यक्ति होते हैं, जो सबसे ज़्यादा योग्य होते हैं, वे चुनाव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। लोकतंत्र योग्यतम व्यक्तियों की सेवा में वंचित रहने के कारण भी अयोग्यता का शासन हो जाता है, क्योंकि जो भी योग्य व्यक्ति है वो वे इस चुनाव में नहीं पड़ना चाहते हैं। इसलिए लोकतंत्र योग्य व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। चुनाव में वाकपटु डिमोगिस व्यक्तियों की विजय। चुनाव में वाकपटु व्यक्तियों की विजय। योग्य व्यक्ति चुनाव लड़े तो भी उनके विजयी होने के अवसर कम ही होते हैं। सामान्यतः चुनाव में ऐसे ही व्यक्ति विजय होते हैं जो वाग्यवीर होते हैं, ऊंची से ऊंची प्रतिज्ञाएं कर सकते हैं और अधिक से अधिक आश्वासन दे सकते हैं। लोकतंत्र में विवेक के स्थान पर भावनाओं का अधिक महत्व देने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जो कि इसका एक दोष है। लोकतंत्र के अंतर्गत और विशेषतया चुनाव के समय विवेक लगभग गुप्त और भावनाएं बहुत अधिक प्रबल हो जाती है और यह स्थिति योग्य व्यक्तियों का चुनाव एवं शासन का कुशलतापूर्ण संचालन असंभव बना देती है। लोकतंत्र में राजनीति को व्यवसाय बनाने की प्रवृत्ति होती है। लोकतंत्र के अंतर्गत व्यक्तियों को ऐसे वर्ग का उदय हो जाता है जो राजनीति को व्यवसाय के रूप में अपनाता है और ये व्यक्ति अपने स्वार्थ साधन के लिए लोकतंत्र को दूषित करने और उसे अक्षम बनाने का ही कार्य करते हैं। लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं। यद्यपि अनेक व्यक्तियों द्वारा लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहा गया है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। निम्न बातों के कारण लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता। ठीक है। जैसे कि कुछ क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग होते हैं, आलोचक होते हैं, वो कहते हैं कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन है, लेकिन लोकतंत्र अयोग्यता का शासन नहीं है। ये बातें सिद्ध करने के लिए कुछ बिंदु दिए गए हैं। सामान्य जनता प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और साधारण ज्ञान से संपन्न। लोकतंत्र के आलोचकों द्वारा जो बुराई करते हैं लोकतंत्र की, उनके द्वारा सामान्यतः जनता की सुस्त, उदासीन, अशिक्षित, स्वार्थी और संकुचित मनोवृत्ति पर बल देते हुए लोकतंत्र को अयोग्यता का शासन कहा गया है। लेकिन सामान्य जनता के संबंध में यह साधारण नितांत भ्रमपूर्ण है। अपनी बौद्धिक सीमाओं के बावजूद उनमें ऐसी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, सामान्य ज्ञान और चतुराई होती है जिसके आधार पर वे इस बात का सही रूप में निर्णय कर सकते हैं कि उनके द्वारा किन व्यक्तियों को अपने नेता के रूप में चुना जाना चाहिए। इसके अलावा साधारण जनता सरल, ईमानदार और संतुलित दृष्टिकोण वाली होती है। मेजनी, लिंकन, युतांग और महात्मा गांधी जैसे विश्व प्रसिद्ध नायकों के द्वारा जनता के इन्हीं गुणों में विश्वास व्यक्त किया गया है। राष्ट्रपति लिंकन ने इस विश्वास के आधार पर ही कहा है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। लोकतंत्र में वास्तविक प्रशासन विशेषज्ञों द्वारा हो, इसमें संदेह नहीं कि जीवन के दूसरे क्षेत्रों के समान ही प्रशासनिक कार्यों के लिए भी विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकतंत्र में वास्तविक प्रशासन का कार्य स्थायी रूप से नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाता है।
जनता का उनके प्रतिनिधि तो केवल इस बात का निर्णय करते हैं कि शासन कार्य के अंतर्गत क्या किया जाना है और इसे कैसे किया जाना है, यह बात विशेषज्ञों पर छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो लोकतंत्र की यह विशेषता है कि लोकतंत्र में वास्तविक प्रशासन विशेषज्ञों द्वारा ही होती है। ठीक है, इसे कैसे किया जाना है किसी कार्य को, यह बात विशेषज्ञों पर ही छोड़ दी जाती है। जनता प्रशासन के उद्देश्य निश्चित करती है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति का कार्य विशेषज्ञ ही करते हैं। जहाँ तक प्रशासन के उद्देश्यों का संबंध है, इसका निर्धारण जनप्रतिनिधियों द्वारा ही सबसे अधिक ठीक प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से वे ही सबसे अधिक अच्छे प्रकार से परिचित होता है। ठीक है, जनप्रतिनिधि जो होते हैं उन्हीं को जनता की इच्छाओं, भावनाओं, आवश्यकताओं की अधिक जानकारी होती है। बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा अधिक प्रभाव प्राप्त किया जाना संभव है लोकतंत्र में। प्रजातंत्र यद्यपि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को एक मत की धारणा का प्रतिपादन करता है, लेकिन प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र के अंतर्गत नागरिकों को विचारों के आदान प्रदान की सुविधा दी जाती है। इसके आधार पर समाज के अधिक योग्य व्यक्ति समाज के कम योग्य व्यक्तियों को अपने विचारों से प्रभावित कर लेते हैं। इस प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति अधिक प्रभाव प्राप्त कर प्रजातंत्र को योग्यता के शासन का रूप प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में योग्यतम व्यक्तियों की सेवा प्राप्त करना संभव है। ये लोकतंत्र की एक विशेषता है कि लोकतंत्र में योग्य व्यक्तियों की सेवा प्राप्त करना संभव है। लोकतंत्र में योग्य व्यक्तियों की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है और इस आधार पर इसे अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता है। योग्य और महत्वाकांक्षी व्यक्ति चुनाव लड़ते ही है। इसके अलावा यदि वे चुनाव भी ना लड़ना चाहे तो संसदीय व्यवस्था वाले देशों में उन्हें द्वितीय सदन की सदस्यता प्रदान करके तथा अध्यक्षीय व्यवस्था वाले राज्यों में उन्हें मंत्री पद प्रदान करके उनकी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा लोकतंत्र में कहीं पर अयोग्यता के शासन की प्रवृत्ति देखी भी जाती है तो उचित प्रकार की शिक्षा के प्रसार द्वारा प्रजातंत्र की इस बुराई को दूर किया जा सकता है। उनको अधिक अच्छे प्रकार से समझने की शक्ति प्रदान की जा सकती है और उनके बौद्धिक क्षितिज का विकास किया जा सकता है। अनेक पश्चिमी देशों में सुनियोजित शिक्षा कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा की समस्या को लगभग खत्म कर दिया गया है और नागरिकता के उच्चतम स्तर की स्थापना की गई है। वस्तुतः प्रजातंत्र की स्थापना का स्वाभाविक परिणाम शिक्षा और राजनीतिक जागृति का उदय और विकास होता है। इन आधारों से यह नितांत स्पष्ट है कि प्रजातंत्र को अयोग्यता का शासन नहीं कहा जा सकता है। लोकतंत्र की विशेषता है कि लोकतंत्र सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम शासन है। यदि एक और लोकतंत्र के विरोधियों द्वारा इसे अयोग्यता का शासन कहा गया है तो दूसरी ओर इसके समर्थक एवं प्रशंसक यानी जो इनकी तारीफ करते हैं इसे सर्वोत्तम शासन की संज्ञा प्रदान करते हैं। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन है या नहीं है, इस संबंध में कुछ कहने से पहले हमारे द्वारा यह जान लिया जाना चाहिए कि सर्वोत्तम शासन किसे कहते हैं। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा शासन। ठीक है, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा। सर्वोत्तम शासन, सबसे अच्छे शासन की यद्यपि कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है और इस संबंध में पर्याप्त विचार भेद है, लेकिन फिर भी सामान्य धारणा और अनुभव के आधार पर सर्वोत्तम शासन के कुछ लक्षण बताए जा सकते हैं जो इस प्रकार है। सर्वोत्तम शासन में क्या होता है? श्रेष्ठ शासक व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी गरिमा में आस्था रखते हुए व्यक्ति को साध्य और शासन को साधन मात्र समझता है। सर्वोत्तम शासन में और क्या होता है? वह व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास का प्रयत्न करता है और सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। सर्वोत्तम शासन जनमत के अनुसार ही कार्य करता है, कभी भी अत्याचारपूर्ण ढंग नहीं अपनाता है। सर्वोत्तम शासन जो है ये कार्यकुशलता व स्थायित्व के गुणों से युक्त होता है और यह सामान्य काल तथा संकट काल दोनों में ही पर्याप्त शक्तिशाली सिद्ध होता है। ठीक है, सर्वोत्तम शासन जो होता है ये संगठन की दृष्टि से सरल होता है, जिससे सामान्य व्यक्ति इसे समझ सके और इसके अनुसार कार्य कर सके। सर्वोत्तम शासन व्यक्ति को नागरिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करता है और राष्ट्रीय चरित्र के उत्थान में सहायक होता है। सर्वोत्तम शासन साम्राज्यवाद तथा युद्ध का विरोधी और विश्व शांति में आस्था रखने वाला होता है। सर्वोत्तम शासन जो होता है ये समय और धन की दृष्टि से मितव्य होता है, यानी कि समय और धन का दुरुपयोग नहीं करता है। कुछ कम या अधिक मात्रा में लोकतंत्रीय शासन के अंतर्गत इनमें से अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं। यद्यपि लोकतंत्र का संगठन अपेक्षाकृत
जटिल होता है, लेकिन यह जटिलता ऐसी नहीं है जिसे समझा ना जा सकता हो। लोकतंत्रीय शासन को अपनाने के कुछ वर्षों बाद तो लोकतंत्रीय व्यवस्था सरल और अत्यंत दिलचस्प ही प्रतीत होती है। इसी प्रकार यद्यपि लोकतंत्र में अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में अस्थायित्व पाया जाता है, लेकिन यह दृष्टि में रखा जाना चाहिए कि शासन में पूर्ण स्थायित्व तो जड़ता और निरंकुशलता को ही जन्म देती है। लोकतंत्र का अपेक्षाकृत कम स्थायित्व भी इस दृष्टि से श्रेष्ठ है कि शासन में होने वाले समस्त परिवर्तन लोकमत के अनुसार ही होते हैं। इतना अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि लोकतंत्र समय और धन की दृष्टि से मितव्यय नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में समय और धन का अपव्यय हो जाता है। श्रेष्ठ शासन के उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त लोकतंत्र में कुछ अन्य गुण भी विद्यमान है, मौजूद है। लोकतंत्र शासक और शासित में जैसा संपर्क और सहयोग स्थापित करता है, वैसा अन्य किसी भी शासन में संभव नहीं है। वर्तमान समय में मान्य विचार है कि शासन प्रणाली की श्रेष्ठता का निश्चय प्रशासनिक कुशलता अथवा भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा के संदर्भ में नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाना चाहिए कि एक विशेष शासन व्यवस्था का मानवीय व्यक्तित्व और चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि से लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं की तुलना में निश्चित रूप से ही सर्वाधिक श्रेष्ठ यानी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अन्य शासन व्यवस्थाएं भौतिक विकास में भले ही समर्थ हो, लेकिन उनके द्वारा व्यक्ति को साधन मात्र समझे जाने के कारण वे मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक नहीं हो पाती। एकमात्र यानी सिर्फ लोकतंत्रीय व्यवस्था ही मानवीय व्यक्तित्व के विकास में सहायक सिद्ध हुई है और इस दृष्टि से यह सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्रीय व्यवस्था क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि ये मानवीय विकास में मानव के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। इस संबंध में लावेल के शब्दों में कहा जा सकता है कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए। क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए यह सबसे अच्छा शासन है। यदि किसी देश विशेष में अज्ञान, अशिक्षा और अत्यधिक निर्धनता के कारण लोकतंत्र ने अयोग्यता के शासन का रूप प्राप्त किया है, तो यही कहा जाना चाहिए कि वह अपवाद स्वरूप है, जिसे शिक्षा के प्रचार और आर्थिक समानता की स्थापना के आधार पर दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र के गुण उसके अपने हैं, लेकिन दोष बाहरी परिस्थितियों के परिणाम। निष्कर्ष रूप से यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र अयोग्यता का शासन कहे जाने के स्थान पर इसे सर्वोत्तम शासन ही कहा जा सकता है। लोकतंत्र की इस श्रेष्ठता के कारण ही समस्त विश्व इसे अपनाने की निरंतर यानी लगातार चेष्टा में इंटरेस्ट ले रहा है इसको अपनाने में, ठीक है, संलग्न लगा हुआ है। लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी कंडीशंस होते, परिस्थितियाँ होती है, चलिए जानते हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में जिन दोषों का उल्लेख किया गया है, ये दोष स्वयं लोकतंत्रात्मक शासन के न होकर उन व्यक्तियों एवं प्रवृत्तियों के हैं जिनके माध्यम से लोकतंत्रीय शासन में प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। प्रभुसत्ता यानी पावर का, ठीक है। लोकतंत्रीय शासन एक प्रकार से यथा प्रथा तथा राजा के सिद्धांत पर आधारित होता है और इसलिए इस शासन व्यवस्था में सुधार करने का एकमात्र व्यवहारिक मार्ग मानव व्यवहार को सुधारना है। इसके अलावा एक ऐसे वातावरण के निर्माण की भी आवश्यकता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके और अपनी बुद्धि का सार्वजनिक हित में प्रयोग कर सके। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए प्रमुख रूप से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ जरूरी कही जा सकती है। देखिए ये क्या परिस्थितियाँ हैं। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की सफलता के लिए नागरिकों का नैतिक उत्थान। हर्नसा ने लिखा है कि लोकतंत्रात्मक सिद्धांत का रूप अनिवार्यता धार्मिक होता है। इसका तात्पर्य यही कि लोकतंत्र नागरिकों की चरित्रशीलता और नैतिकता पर आधारित होता है। नागरिकों को नैतिक दृष्टि से उच्च एवं ईमानदार होना चाहिए। उनमें परमार्थ एवं कर्तव्य परायणता की भावना होनी चाहिए। यदि किसी राज्य के नागरिक अपने मताधिकार का दबाव या लोभ में वशीभूत होकर प्रयोग करते हैं या जनता के प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाते हैं, तो लोकतंत्रीय शासन कभी भी सफल नहीं हो सकता।
वर्तमान समय में लोकतंत्र का एक बड़ा दोष शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कहा जाता है, जिसे नैतिकता के उत्थान के आधार पर ही दूर किया जा सकता है। लावेल ने ठीक ही कहा है कि जनप्रिय सरकारें उस समय तक भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकती जब तक कि राह चलते साधारण नागरिक का नैतिक स्तर ऊंचा ना हो जाए। ठीक है, मोरल लेवल जो है हाई ना हो जाए और भ्रष्टाचारियों का सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता। शिक्षित एवं जागरूक जनता, इससे लोकतंत्री शासन व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। लोकतंत्री शासन जनमत पर आधारित शासन होता है, अतः शिक्षित एवं सजग जनता लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे प्रमुख आवश्यकता है। यह ठीक है ही कहा गया है कि सतत जागरूकता ही लोकतंत्र का मूल्य है। लोकतंत्र की सफलता के लिए साधारण जनता में इतनी सहज बुद्धि होनी चाहिए कि बुद्धिमत्ता से देश की आवश्यकताएं समझ सके, प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर सके और अपने अधिकार तथा कर्तव्यों का पालन कर सके। सहज बुद्धि एवं स्वतंत्र विवेक शक्ति संपन्न नागरिक ही लोकतंत्र के आधार बन सकते हैं। प्रोफेसर हर्नसा कहते हैं, विवेक के बिना लोगों की अयोग्यता के कारण प्रजातंत्र या लोकतंत्र या तो कोलाहल करने वालों के शासन में परिणत हो जाएगा या तानाशाही के रूप में विकृत हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता का होना भी जरूरी है। समानता की घोषणा मात्र कर देने से ही राजनीतिक समानता की स्थापना नहीं हो जाती है। व्यवहार में राजनीतिक समानता स्थापित करने के लिए आर्थिक समानता एक पूर्व आवश्यकता है। यानी राजनीतिक समानता अगर चाहिए तो सबसे पहले आर्थिक समानता को दिया जाना चाहिए, प्रदान किया जाना चाहिए। और कोल के शब्दों में कहा जाता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम मात्र है। एक निर्धन व्यक्ति का संपूर्ण ध्यान, शक्ति और नैतिकता रोटी तक ही सीमित हो जाती है। उसमें आत्मविश्वास नहीं होता है और आत्मविश्वास के अभाव में निर्धन वर्ग जो होता है वो धनिक वर्ग के अनुचित प्रभाव में आ जाता है। यानी धनी वर्ग जो है वो निर्धन वर्ग का शोषण करने लगता है। निर्धन व्यक्ति या तो राजनीति में रुचि नहीं लेता और यदि रुचि लेता है तो वह शीघ्र ही वर्ग संघर्ष की भावना के वशीभूत हो जाता है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल की भावना से वशीभूत हो जाता है। हॉब्सन ने ठीक ही कहा है कि धनिकों का धन और निर्धनों की निर्धनता लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देती है। इस प्रकार प्रजातंत्र की सफलता के लिए आर्थिक समानता एक अनिवार्य आवश्यकता है। आर्थिक समानता का तात्पर्य समान वेतन या पुरस्कार नहीं है, वरन इसका तात्पर्य केवल यही है कि धन संबंधी असमानता को अधिक से अधिक संभव सीमा तक दूर किया जाए। सभी व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा और अर्थ संबंधी न्यूनतम की प्राप्ति हो। अर्थ संबंधी न्यूनतम से तात्पर्य यह है कि सभी को भोजन, कपड़े और रहने के लिए घर या मकान की सुविधाएं उपलब्ध हो। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रताएं जो है वो लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक होता है। लोकतंत्र में शासन विचार द्वारा होता है, अतः सभी व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होनी चाहिए। नागरिक स्वतंत्रता का तात्पर्य विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, साहित्य के प्रकाशन की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन की स्वतंत्रता से है। लोकतंत्रीय शासन में लोकतंत्र ही शासक को मर्यादा और नियंत्रण में रख सकता है, अतः लोकमत के विकास के लिए आवश्यक स्वतंत्र वातावरण निर्मित किया जाना चाहिए। लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक परंपराएं जो होती है ये भी लोकतंत्र को सफल बनाती है। सामान्य व्यक्ति लिखित संविधान के द्वारा सरकार के रूप अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का सरलता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त लिखित संविधान अलिखित संविधान की अपेक्षा जनता के अधिकारों का अच्छा रक्षक होता है, अतः लोकतंत्र की रक्षा के लिए लिखित संविधान आवश्यक कहा जा सकता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रजातांत्रिक परंपराओं का पालन भी आवश्यक है। इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में प्रजातंत्र की सफलता का श्रेय वहाँ की श्रेष्ठ राजनीतिक परंपराओं को ही है। ब्रिटेन में विरोधी राजनीतिक दल को सम्मान, दल बदल करने पर पद त्याग और छाया मंत्रिमंडल के रूप में इस प्रकार की अनेक श्रेष्ठ परंपराएं विद्यमान हैं। समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था भी लोकतंत्र को सफल बनाता है। समाज व्यवस्था न्याय
और समानता पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था यानी समाज व्यवस्था न्याय और समानता पर आधारित होनी चाहिए और समाज के अंतर्गत जन्म, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव के बिना प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को समान महत्व दिया जाना चाहिए। समानता पर आधारित समाज व्यवस्था में ही लोकतंत्र उचित रूप में कार्य कर सकेगा। लोकतंत्र की सफलता में समाज में एकता की भावना बहुत ही लाभकारी होती है। ठीक है, सहायक होती है। लोकतंत्र की सफलता के लिए समाज में एकता की भावना होनी अनिवार्य है। लोकतंत्री शासन की सफलता के लिए जनता में आधारभूत एकता की भावना विद्यमान होनी चाहिए, जिससे कि वे पारस्परिक सहयोग के आधार पर यानी एक दूसरे के सहयोग के आधार पर सामुदायिक जीवन व्यतीत कर सके। जिस राज्य की जनता भाषागत, जातिगत और प्रांतीय भेदों को बहुत अधिक महत्व देती हो, उसमें लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक राज्य में आवश्यक रूप से इस प्रकार के भेद विद्यमान रहते हैं और इनका अंत नहीं किया जा सकता, पर इस प्रकार के भेदों को राजनीतिक क्षेत्र में विशेष महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हर्नसा के शब्दों में एकता का दृढ़ भाव, सामुदायिक जीवन की व्यापकता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन भी जो है लोकतंत्र की सफलता का एक कारण है। अल्फ्रेड स्मिथ ने ठीक ही कहा है कि प्रजातंत्र के सभी रोगों का निदान अधिक प्रजातंत्र के द्वारा ही हो सकता है। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए स्थानीय क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका दूसरा नाम ही स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न करता है और सामान्य जनता तथा जनता के प्रतिनिधियों दोनों को ही सार्वजनिक शिक्षण प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ब्राइस के शब्दों में प्रजातंत्र का सर्वश्रेष्ठ शिक्षणालय और प्रजातंत्र की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी स्थानीय स्वशासन का चलन है। स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल जो है ये प्रजातंत्र या लोकतंत्र को सफल बनाती है। कैसे, चलिए जानते हैं। स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीतिक दल विशाल क्षेत्रफल और लाखों या करोड़ों जनसंख्या वाले वर्तमान राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी संभव ही नहीं रहा है और आज लगभग सभी राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र ही प्रचलित है यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ही फेमस है। प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र राजनीतिक दलों के माध्यम से ही कार्य करता है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि राजनीतिक दल आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम पर ही आधारित होने चाहिए। इनका संगठन धर्म, जाति, भाषा या प्रांतीय भेदों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र के हित में यह भी जरूरी है कि इन राजनीतिक दलों की संख्या एक से अधिक किंतु बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए और ये राजनीतिक दल अधिक अच्छे प्रकार से संगठित होने चाहिए। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में संतुलन भी होना चाहिए, जिससे कोई भी राजनीतिक दल मनमानी करने का साहस ना कर सके। इंग्लैंड और अमेरिका में प्रजातंत्र की सफलता का एक बड़ा कारण उन देशों के स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल ही है। प्रजातंत्र की सफलता में न्यायिक बहुमत और सहनशील अल्पमत भी सहायक होता है। लोकतंत्र का अर्थ परस्पर विचार विमर्श यानी एक दूसरे से विचार विमर्श या परामर्श द्वारा शासन है और व्यवहार में इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत बहुमत द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन बहुमत को मनमानी करने के स्थान पर सदैव ही न्यायप्रियता का परिचय देना चाहिए और जिससे लोकतंत्र को बहुमत के अत्याचार टिरानी ऑफ मेजॉरिटी की संज्ञा ना दी जा सके। अल्पमत वर्ग जो होते हैं माइनॉरिटीज़ में भी संविधान और विधियों का सम्मान करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व भी लोकतंत्र की सफलता का कारण है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व भी नितांत आवश्यक है। प्रजातंत्र के नेताओं में उचित निर्णय शक्ति, साहस, अच्छी योग्यता, विशिष्ट प्रारंभिक शक्ति व चारित्रिक गुणों का समावेश होना चाहिए। यदि इन शुद्ध गुणों वाले नेताओं के हाथ में राज्य की बागडोर हो तो प्रजातंत्र अवश्य सफल होगा। जनता को इन नेताओं में पूर्ण विश्वास होना चाहिए तथा उसे नायक पूजा, पर्सनालिटी कल्ट और चापलूसी से अलग रहना चाहिए। विश्व शांति की स्थापना कर भी प्रजातंत्र या लोकतंत्र की सफलता हो सकती है।
प्रजातंत्र की सफलता के लिए विश्व शांति की स्थापना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि युद्ध के समय प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को छोड़कर स्वेच्छाचारिता की प्रवृत्ति अपना ली जाती है। डॉक्टर धवन का कहना है कि युद्ध से प्रजातंत्र को क्षति पहुंचती है, क्योंकि युद्ध के समय एक दूसरे को मनाने, सोच विचार करने और मतों को गिनने की साधारण प्रजातांत्रिक प्रक्रियाएं शीघ्र कार्य करने, अनुशासन रखने तथा आदेश की एकता कायम रखने के लिए छोड़नी पड़ती है। योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं लोकतंत्र की सफलता के कारण है। लोकतंत्र में भी जनता के प्रतिनिधि केवल नीति का निर्माण करते हैं और इसी नीति को क्रियान्वित करने का कार्य नागरिक सेवाओं के द्वारा ही किया जाता है। यदि इन नागरिक सेवाओं के सदस्य योग्य, निष्पक्ष और कार्यकुशल हो तो प्रशासनिक कुशलता रहती है और श्रेष्ठ शासन संभव हो सकता है। वास्तव में लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य और निष्पक्ष नागरिक सेवाएं नितांत आवश्यक है। आज लोकतंत्र चौराहे पर खड़ा है और हम एल नावेल के शब्दों में कह सकते हैं कि यदि उपयुक्त बात पूरी हो जाती है तो प्रचंड वायु के झोंके भी लोकतंत्र की नींव को हिला नहीं पाएंगे, किंतु यदि ये बातें पूरी नहीं होंगी तो लोकतंत्र के शक्तिशाली पांव कीचड़ में धंस जाएंगे। भारत में लोकतंत्र की क्या अवस्था है, चलिए जानते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया। स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ समय पहले ही भारत में एक संविधान सभा की स्थापना की गई थी, जिसने 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा किया और 26 जनवरी 1950 में यह संविधान लागू किया गया। संविधान के द्वारा भारत में एक प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई है और प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया है। संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और नागरिकों को शासन के हस्तक्षेप में स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। व्यवहार में भी भारतीय नागरिक इन स्वतंत्रताओं का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आदर्श रूप में एक लोकतंत्रात्मक संविधान है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के अंदर व बाहर, भारत व विदेशों में भारतीय जनता की राजनीतिक जागरूकता के प्रति बहुत अधिक शंका व्यक्त की गई थी, लेकिन अब तक जिस शांतिपूर्ण ढंग से आम चुनाव संपन्न हुए और भारत की अशिक्षित जनता ने अब तक जिस विवेक के आधार पर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय नागरिक एक प्रजातंत्रात्मक देश के सुयोग्य नागरिकों के समान आचरण कर सकते हैं और उन्होंने इसी रूप में आचरण किया है। भारतीय जनता चंद वर्षों में 7 बार अपनी राजनीतिक जागरूकता और परिपक्वता का लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था का परिचय दे चुकी है। मार्च 1977 ईस्वी के लोकसभा चुनाव में उसके द्वारा अधिनायकवाद की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए लोकतंत्र का समर्थन किया गया, लेकिन जब शासन के संचालन में तत्कालीन शासक वर्ग की अक्षमता स्पष्ट हो गई और केंद्र में राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति पैदा होने लगी, तब जनता ने इस राजनीतिक सत्य को समझा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था और देश के हित में क्षमतावान शासन तथा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक है। 1989 में संपन्न 10वीं लोकसभा के चुनाव में भी जनता ने अकुशल शासन और अविश्वासी नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। 10वीं लोकसभा चुनाव मई-जून 1991 में जनता ने विवादपूर्ण नेतृत्व और राजनीतिक अस्थायित्व को अस्वीकार कर दिया। 11वीं लोकसभा के चुनाव में जनता ने कम अधिक रूप में सभी राजनीतिक दलों को अस्वीकार कर उन्हें अपनी समस्त सोच और कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार का संदेश दिया है। 12वीं लोकसभा के चुनाव में जनता ने एक और तो पुनः फिर से सभी राजनीतिक दलों को अस्वीकार किया है तथा साथ ही निर्णय दिया है कि जिस राजनीतिक दल और व्यक्तित्व को अब तक शासन करने का अवसर नहीं मिला है, उन्हें शासन करने का अब एक अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार भारत पहला विकासशील देश है जहां मतपेटी के आधार पर अब तक 7 बार 1977, 1980, 1989, 1991, 1996 और 1998 और 1999 सत्ता परिवर्तन हो चुका है। लोकतंत्र की दिशा में एक श्रेष्ठ कार्य दल बदल पर कानूनी रोक भारतीय संविधान के 52वें संवैधानिक संशोधन के रूप में हुआ है। इसी प्रकार 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के आधार पर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। लेकिन
इन सब का तात्पर्य यह नहीं है कि हमने एक पूर्ण प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की स्थापना कर ली है। भारतीय प्रजातंत्र के मार्ग में निश्चित रूप से कुछ बाधाएं हैं। लगभग 49 वर्षों के समय में बार बार और ऊंचे स्वरों में यानी ऊंची आवाज़ में समाजवादी ढांचे के समाज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की स्थापना की घोषणा करके भी आर्थिक विकास की दिशा में नहीं के बराबर ही प्रगति हुई। जैसा कि B.K. नेहरू ने कहा है, विश्व के कम विकसित देशों के स्तर से भी यदि आंका जाए तो भारत सर्वाधिक यानी सबसे अधिक निर्धन देशों की श्रेणी में आता है। शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भारतीय प्रजातंत्र या लोकतंत्र के लिए एक नया संकट के रूप में बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारों का यह समूह भारतीय प्रजातंत्र या लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से बहुत अधिक घातक है। शिक्षा के क्षेत्र में हमने शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत भले ही कुछ बढ़ा लिया हो, यह शिक्षा ना तो रोजगार की ओर उन्मुख है और ना ही इसके द्वारा स्वतंत्र रूप से विचार करने की प्रवृत्ति को उत्पन्न किया जा सका। दलीय व्यवस्था की दृष्टि से आज 1996 से 2003 ईस्वी में स्थिति जितनी असंतोषजनक है वैसे पहले कभी भी नहीं थी। आज सही अर्थों में कोई अखिल भारतीय दल नहीं है। भारत की जनता चुनावों में सदैव स्पष्ट जनादेश देना चाहती है, लेकिन इस राजनीतिक स्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। कहना चाहिए कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी संकीर्णताओं के आधार पर जनता जनार्दन और उसके विवेक को पराजित कर दिया। 1990-91 तथा फिर से 1996 से 99 के वर्षों में देश राजनीतिक अस्थायित्व के गंभीर दौर से गुजर चुका है। 13वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठित सरकार ही राजनीतिक स्थायित्व दे पाई है। 1998 में गठित वाजपेयी सरकार भागीदारी दलों के निरंतर लगातार दबाव से पीड़ित रही और कार्यकाल के 13 महीने खत्म होने के पहले ही उसे त्यागपत्र देना पड़ा। विपक्ष सरकार नहीं बना सका और मार्च 1998 में गठित लोकसभा को अप्रैल 1999 में भंग करना पड़ा। राजनीतिक अस्थायित्व की इस स्थिति ने लोकतंत्र को उपहास का विषय बना दिया, यानी हंसी का पात्र बना दिया। देश की जनता का एक भाग यह सोचने लगा कि राजनीतिक अस्थायित्व की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कुछ संवैधानिक और संस्थात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है। भारत में लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का सामान्यतः अभाव है। इसी कारण राष्ट्रपति एवं राज्यपाल आदि पदधारी व्यक्तियों के आचरण के संबंध में भी निरंतर विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जो स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं देते। हड़ताल, भूख हड़ताल, प्रदर्शन और आंदोलन की प्रवृत्तियां भी समय समय पर बहुत अधिक प्रबल हो उठती है, जिन्हें संयमित किया जाना नितांत यानी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर जैसे कुछ राज्यों में शांति और व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति लोकतंत्र के लिए संकट का नया कारण बन गई है। वाजपेयी सरकार के राष्ट्रीय एजेंडे में सभी गांवों में पेयजल की उपलब्धता, निरक्षरता का अंत, राष्ट्रीय आवास व्यवस्था और महिला उत्थान जैसे विषयों को सम्मिलित कर देश की जनता में आशाओं का संचार किया है, लेकिन आशंकाएं भी बनी हुई है। भारतीय नागरिकों को यह बात समझनी होगी कि भारत जैसे विकासशील देश का लक्ष्य अनुशासित लोकतंत्र ही हो सकता है। शासक वर्ग को यह बात समझनी होगी कि अब इस देश को जनता के हित में ठोस कार्य करने वाली सरकार चाहिए, मात्र घोषणा या अनाउंसमेंट करने वाली सरकार नहीं। भारतीय जनता लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है और भविष्य में किसी भी शासक वर्ग के द्वारा लोकतंत्र की अवहेलना का दुस्साहस नहीं किया जा सकेगा। लेकिन लोकतंत्रीय शासन के ढांचे को बनाए रखना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, और वह लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय। हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं और दुखद तथ्य यह है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। भारत और भारतीय मानवभूमि में लोकतंत्र गहरा बैठ गया है और यही भविष्य में इसकी सफलता का सबसे बड़ा आधार है।